पिछले वीडियो में हमने देखा था कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होते हैं और इसके साथ स्केलर क्वांटिटी का डिफरेंस क्या होता है। आज के इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि एक वेक्टर क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और हम जिस तरह से इसे रिप्रेजेंट करते हैं उसका खास बेनिफिट्स कुछ है, वो क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एक वेक्टर क्वांटिटी जो होता है ये एक ऐसा क्वांटिटी होता है जिसके पास की मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड, और साथ ही साथ इसके पास होता है डायरेक्शन। बिना डायरेक्शन का अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड बताते हैं एक वेक्टर क्वांटिटी का तो फिर ये बिल्कुल ही आपको ये नहीं बता पाएगा कि इसका रिजल्ट क्या होगा। जैसे कि पिछले एग्जांपल में हमने देखा था, पिछले वीडियो के एग्जांपल में, कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर फोर्स का सिर्फ आप मैग्नीट्यूड बताते हैं, फॉर एग्जांपल 5 न्यूटन का फोर्स लगा एक बॉडी पे, तो वो उस बॉडी पे क्या इफेक्ट डालेगा उस सरकमस्टांस में, वो आप बता नहीं सकते हैं जब तक कि आपको ये ना पता हो कि डायरेक्शन क्या है। तो इस पे मैं और ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, मैं सिर्फ यही कहूंगा कि वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटीज जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है। तो इसे जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, जब हम वर्ड्स पे लिखते हैं, चलिए ठीक है, अगर कोई मान ले एक फोर्स एक्ट कर रहा है कुछ इस तरह से, फोर्स है 5 न्यूटन का फोर्स और ये ईस्ट के डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, टूवर्ड्स ईस्ट, तो इन वर्ड्स तो हम ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन इसे रिप्रेजेंट करने का एक बेहतरीन तरीका होता है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम यहां पर यूज कर सकते हैं एक एरो, क्योंकि एक एरो जो है, अगर आप देखें एक एरो, तो ये एक एरो हुआ, साथ ही साथ कंपेयर करने के लिए एक और एरो हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो अगर इन दोनों एरोज को आप कंपेयर करें तो देखिए एक का लेंथ कम है और दूसरे का लेंथ ज्यादा है। तो यहां पर ये जो लेंथ है एरो का, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मान ले कि मैं इस एरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूं 5 न्यूटन के फोर्स को, तो फिर ये एरो चूंकि उसका डबल लेंथ का है तो हम इससे 10 न्यूटन के फोर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसी तरह से मान ले फोर्स जो है 5 न्यूटन का है लेकिन बिल्कुल एक अलग ही डायरेक्शन में है, ईस्ट के डायरेक्शन में है मान ले, और ईस्ट का डायरेक्शन अगर इधर है तो हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये 5 न्यूटन का फोर्स हो गया और ये जो एरो का डायरेक्शन है, ये जिस डायरेक्शन में इसका हेड है, ये हेड कहा जाता है इसे एरो का, और इसे टेल कहा जाता है। तो हेड जिस डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है उसी डायरेक्शन में वेक्टर एक्ट हो रहा है। तो ये फायदा है जब हम एरो से वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब देखिए एक रियल सा एग्जांपल कंसीडर करने का कोशिश करते हैं। चलिए उसके लिए कुछ डायरेक्शन, रेफरेंस डायरेक्शन कंसीडर कर लेते हैं। ये हो गया मान ले नॉर्थ का डायरेक्शन और ये ईस्ट का डायरेक्शन है, ये साउथ है और ये वेस्ट है। ऊपर से आप देख रहे हैं एक सरफेस है, यहां पर एक सरफेस है, ऊपर से देख रहा है एक ब्लॉक है, एक बॉडी है, एक बॉडी मान ले यहां पर है। इस बॉडी में कुछ फोर्सेस एक्ट होंगे, 3 फोर्सेस मान ले एक्ट हो रहे हैं। तो पहला जो फोर्स इस बॉडी में एक्ट हो रहा है वो है 5 न्यूटन का और ये है नॉर्थ की तरफ, टूवर्ड्स नॉर्थ। मैं इन शॉर्ट सिर्फ एन लिख रहा हूं, चलिए पूरा ही लिख देते हैं, टूवर्ड्स नॉर्थ। दूसरा फोर्स इसमें एक्ट कर रहा है 10 न्यूटन का, ये है टूवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट के डायरेक्शन में ये एक्ट कर रहा है। और तीसरा फोर्स एक्ट कर रहा है, ये भी 5 न्यूटन का है और ये है टूवर्ड्स वेस्ट। तो अब इन तीनों फोर्सेस को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले इस फोर्स को देखें, 5 न्यूटन का टूवर्ड्स नॉर्थ। सो एक एरो हम ड्रॉ करेंगे, चूंकि ये पहली बार हम ड्रॉ कर रहे हैं तो हमारे पास एक लिबर्टी होगा कि 5 न्यूटन को हम कितना लेंथ असाइन करें। सिर्फ हमें यह ध्यान रखना होगा कि 5 न्यूटन को हम जितना लेंथ असाइन करेंगे, अगर इतना बड़ा होगा एरो तो 10 न्यूटन के लिए हमें उसका दुगना लेंथ का एरो ड्रॉ करना होगा। वैसे आपके मन में अभी आ सकता है क्या हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या हमें एक स्केल लेके नापते हुए रिप्रेजेंट करना होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, एक लमसम एक लेंथ आप कंसीडर कर ले। इससे क्या होता है, इससे एक सेंस ग्रो होता है। जो सिचुएशन है उसमें अगर आप एरोज को ठीक तरीके से ड्रॉ करते हैं तो ये आपको एक अंदाजा दे देगा कि आउटकम क्या होने वाला है। वैसे आप किसी भी लेंथ का एरो ड्रॉ कर सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक है नहीं।
लेकिन बेहतर इंट्यूशन के लिए, बेहतर सेंस के लिए, बेहतर उससे समझने के लिए, उस सिचुएशन को समझने के लिए हमें ऐसा करना चाहिए कि लगभग दुगना लेंथ का एरो हो। अब ये 5 न्यूटन का फिर से है, तो फिर से उतना ही लंबा हम एरो ड्रॉ करने का कोशिश करेंगे। अब इनका जो डायरेक्शन होगा एरोज का, अकॉर्डिंग टू दीज डायरेक्शंस, पहला तो नॉर्थ होगा, दूसरा ईस्ट होगा और तीसरा वेस्ट होगा। तो सबसे पहले 5 न्यूटन का जो फोर्स है वो लग रहा है नॉर्थ के डायरेक्शन में, तो हम इसे कुछ ऐसे ड्रॉ करेंगे। हमारे पास अभी लिबर्टी है, लेंथ कुछ भी असाइन कर सकते हैं। सो नॉर्थ के डायरेक्शन में ये एक्ट कर रहा है। दूसरा फोर्स जो है 10 न्यूटन का है, ये ईस्ट के तरफ लग रहा है। सो दूसरे फोर्स को हम कुछ ऐसे ड्रॉ करेंगे, इसी बॉडी पे एक्ट कर रहा, कोशिश करेंगे लगभग दुगना लेंथ का हो ड्रॉ करने का। सो ये हो गया दूसरा फोर्स। इसका बहुत खास फायदा है, आगे हम बात करेंगे इस पे। और तीसरा फोर्स जो इसमें एक्ट कर रहा 5 न्यूटन का टुवर्ड्स वेस्ट, उसे हम कोशिश करेंगे कि 5 न्यूटन का कुछ ऐसा बने, कुछ ऐसा लेंथ इन दोनों का सेम हो। तो इस बॉडी पे अब 3 फोर्सेस देखे एक्ट कर रहे हैं। इन्हें चलिए नाम दे देते हैं। पहला जो फोर्स है इसे नाम दे देते हैं, चलिए इसे ए नाम दे देते हैं, दूसरे को बी नाम दे देते हैं और तीसरे को नाम दे देते हैं सी। यहां पर मैं आपको बता दूं, अगर कोई स्केलर क्वांटिटी होता है, जैसे कि मान ले एक बॉडी है, इसका जो मास है इसे हमने m नाम दे दिया है, तो हम सिर्फ इसमें m लिखते हैं। लेकिन अगर कोई फोर्स है कि इसी बॉडी पे फोर्स एक्ट कर रहा, मान ले इसी बॉडी पे कुछ इस डायरेक्शन में एक फोर्स एक्ट कर रहा है, इस फोर्स को हमने नाम दिया F, तो यहां पर हम एक एरो लगाते हैं, क्योंकि ये फोर्स जो है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये एरो ये इंडिकेट करेगा, इसके सिर पे जो एरो लगाया गया है ये एरो इंडिकेट करेगा कि ये F ये स्केलर क्वांटिटी नहीं है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। जबकि M के सिर पे हम कोई एरो नहीं लगाते हैं, क्योंकि मास जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है। सो उसी लॉजिक से यहां पर एक एरो हम लगा देंगे, बी पे भी एरो लगा देंगे और सी के सिर पे भी एरो लगा देंगे। सो ये इंडिकेट करेगा ये जो पहला फोर्स है जिसे हमने नाम दिया ए एक वेक्टर क्वांटिटी है, बी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, सी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो इस तरह से यहां इस फिगर में देख लेते हैं। पहला फोर्स था ये वेक्टर ए, दूसरा फोर्स कौन सा था, दूसरा फोर्स था वेक्टर बी टुवर्ड्स ईस्ट जो था 10 न्यूटन का। सो ये दूसरा फोर्स था और तीसरा फोर्स था सी वेस्ट के डायरेक्शन में 5 न्यूटन का, ये इस डायरेक्शन में था। अब कुछ चीजें मैं आपको यहां पर बता दूं जो कि आगे काफी हेल्पफुल होगा, क्योंकि काफी हम इसे यूज करने वाले हैं। देखिए एक वेक्टर किससे बना होता है, मैग्नीट्यूड से और डायरेक्शन से। अगर इन तीनों वेक्टर्स को आप देखते हैं, वेक्टर ए बी और सी, तो पहला वेक्टर वेक्टर ए को अगर देखें तो इसके पास एक मैग्नीट्यूड होगा, एक डायरेक्शन होगा। तो यहां ये पूरा है वेक्टर ए, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा। मैग्नीट्यूड क्या बताता है कि उसमें कितना कैपेसिटी है, वो कितना बड़ा है। अगर ये फोर्स है तो वो फोर्स कितना बड़ा है, उसमें कितना एबिलिटी है। तो ये हो गया 5 न्यूटन हो गया इसका मैग्नीट्यूड। और इसका डायरेक्शन क्या होगा, फिर इस फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो जैसे कि बताया गया है टुवर्ड्स नॉर्थ, ये होगा उसका डायरेक्शन। इस फोर्स को अगर देखें फोर्स बी को, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन का, टुवर्ड्स ईस्ट हो गया इसका डायरेक्शन। और ये जो सी है, वेक्टर सी है, दैट मीन फोर्स सी है, इसका ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये डायरेक्शन हो गया। अब यहां से आगे दो चीजें, दो और रिप्रेजेंटेशन आपको पता होना चाहिए कि एक वेक्टर चूंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से रिप्रेजेंटेड होता है, तो एक वेक्टर के पास उसका मैग्नीट्यूड होगा। तो अगर वेक्टर ए की बात करें तो इसका जो मैग्नीट्यूड है, इसके मैग्नीट्यूड को हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरह से। इसके मैग्नीट्यूड को हम रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर ए और कुछ ऐसे। ये रिप्रेजेंट करेगा, ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है। आप सिर्फ ए भी लिख सकते हैं, कोई दोनों में से एक फॉलो करें। आप सिर्फ ए लिखे तो समझ जाइए कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। यहां पर ये कितना होगा, ये जो है ये या फिर ये जो दोनों इंडिकेट कर रहा है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना है, तो ये कितना होगा, ये जो होगा ये 5 न्यूटन का होगा। साथ ही साथ अब डायरेक्शन को भी हमें इंडिकेट करना होगा किसी तरह से, जैसे हमने यहां पर असाइन किया है इस वेक्टर के लिए जो मैग्नीट्यूड होगा, हम ऐसे अगर इसे रिप्रेजेंट करेंगे तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का भी एक तरीका होना चाहिए। सो वेक्टर ए, इसका जो डायरेक्शन होगा, इसका डायरेक्शन
इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? डायरेक्शन को हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका नाम लिखे जो कि ए है, उसके सिर में कुछ ऐसा ड्रॉ करें। इसे कहा जाता है ए कैप। वेक्टर ए जो है उसका ए और सिर में हमने एक कैप लगा दिया। इसे कुछ लोग ए हैट भी कहते हैं, आपका डिस्क्रिप्शन है आप क्या कहेंगे। सो ये जो ए कैप है ये कितना होना चाहिए? फिर ये बराबर होना चाहिए टूवर्ड्स, ये तो डायरेक्शन बताएगा, टूवर्ड्स नॉर्थ। सो इसी तरह से अगर आपसे कहा जाता है कि ये जो वेक्टर बी है, ये वेक्टर बी, इसका मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऐसे। ये कितना होगा? फिर ये होगा 10 न्यूटन का। और जो वेक्टर बी है उसका जो डायरेक्शन है उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो उसका नाम लिखे बी और ऊपर एक कैप लगा दे, इसे बी कैप या बी हैट कहेंगे हम। ये कितना होगा? फिर ये होगा टूवर्ड्स, देख ले ऊपर, टूवर्ड्स क्या है ये? ईस्ट। इसका डायरेक्शन बताएगा ये किसका? वेक्टर बी का। उसी तरह से सी को भी देख लेते हैं, चलिए। सो वेक्टर सी जो है उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 5 न्यूटन का। और इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? सी, ऊपर कैप लगा दे, और ये होगा कितना? ये होगा टूवर्ड्स वेस्ट। सो ये दो चीजें हमने अभी सीखा कि एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा और उसके डायरेक्शन को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो जब वेक्टर ए की बात हो तो मान ले यहां पर वेक्टर ए, इसे हम ऐसे कह सकते हैं, ये कैसे बना है? वेक्टर ए बना है वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड और साथ ही साथ वेक्टर ए के डायरेक्शन से। सो इन दोनों को मिलाए तो ये वेक्टर ए बनेगा। उसी तरह से वेक्टर बी को अगर देखें तो उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से, और वेक्टर सी भी उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से बना हुआ है। अब एक और चीज देख लेते हैं, यहां कंपेयर कर लेते हैं। अगर हम दो वेक्टर्स को कंपेयर करें, दो वेक्टर्स कब बराबर होंगे? तो अगर मैं आपसे अभी पूछता हूं कि एक वेक्टर है इतना बड़ा और दूसरा वेक्टर उसी लेंथ का है लेकिन ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है, लेंथ उतना ही है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, डायरेक्शन सेम नहीं है, क्या आप कहेंगे ये दो वेक्टर सेम है? क्या इन दोनों का रिजल्ट सेम होगा? एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मान ले एक ब्लॉक यहां पर है और मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं ऊपर की तरफ, और अगर कोई उतना ही फोर्स लगाता है नीचे की तरफ, वही ऑब्जेक्ट है, नीचे की तरफ अगर वो फोर्स लगाएगा उतना ही मैग्नीट्यूड का, क्या दोनों का इफेक्ट बिल्कुल सेम होगा? नहीं होगा। वहीं पर मान ले कि अगर आप इतना फोर्स लगाते हैं और कोई और आके उसी डायरेक्शन में, आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करता है लेकिन फोर्स काफी बड़ा लगाता है, वो आप इतना फोर्स लगा रहे हैं, बहुत छोटा सा फोर्स लगा रहे हैं, फॉर एग्जांपल 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, ये भी 2 न्यूटन का लगा रहा था ऑपोजिट डायरेक्शन में, कोई और आता है यहां पर 4 न्यूटन का फोर्स लगाता है, क्या आपका लगाया हुआ फोर्स उसी बॉडी पे इसके लगाए हुए फोर्स का जो इफेक्ट होगा, क्या ये दोनों फोर्स का इफेक्ट सेम होगा? नहीं होगा। ना तो इसका और इसका इफेक्ट सेम होगा और ना ही इसका और इसका इफेक्ट सेम होगा। इफेक्ट कब सेम होगा? जब बॉडी वही रहे, उसी बॉडी पे जो फोर्स लगे उस फोर्स का मैग्नीट्यूड भी इसके बराबर हो और डायरेक्शन भी इसके बराबर हो। तो दो वेक्टर्स तभी बराबर हो सकते हैं जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो। दैट मीन हम कहेंगे अगर दो वेक्टर्स की बात हो, मान ले वेक्टर x है और वेक्टर y, ये कब बराबर होंगे? ये शर्त तभी फुलफिल करेगा, दैट मीन दोनों वेक्टर्स तभी बराबर होंगे जब वेक्टर x का मैग्नीट्यूड और वेक्टर y का मैग्नीट्यूड ये दोनों बराबर हो और साथ ही साथ इन दोनों का जो डायरेक्शन है x कैप और y कैप ये दोनों भी बराबर हो। तो ये एक एसेंशियल शर्त होता है ये दोनों कि दो वेक्टर्स कब बराबर होंगे, जब दोनों का डायरेक्शन और दोनों का मैग्नीट्यूड ये दोनों ही बराबर हो जाए। अब वेक्टर के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज देखते हुए आगे हम देखेंगे कि वेक्टर का बेनिफिट्स क्या है। सो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में जो हम इसे एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर मैं फिर से नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ ड्रॉ करता हूं, लिखता हूं, सो ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया साउथ
और ये हो गया ईस्ट। अब यहां पर अगर मैं एक वेक्टर ड्रॉ करता हूं, मान ले एक फोर्स वेक्टर है। सो ये फोर्स जो है ये 5 न्यूटन का है मान ले, और ये ईस्ट के तरफ लग रहा है। तो यहां पर अगर मैं इसी फोर्स को पैरेलली शिफ्ट करता हूं, पैरेलली मैं ऐसे शिफ्ट कर सकता हूं, तो मैंने इसे पैरेलली शिफ्ट किया, तो अब भी देखिए ये जो वेक्टर है, ये जो एरो है, एरो का लेंथ अब भी इसके बराबर होना ही है, उसी को तो हमने पैरेलली शिफ्ट किया है। और साथ ही साथ डायरेक्शन भी सेम है, ये भी ईस्ट का ही डायरेक्शन होगा, ये भी ईस्ट का ही डायरेक्शन होगा, क्योंकि पैरेलली शिफ्ट करने से डायरेक्शन तो नहीं बदलेगा। डायरेक्शन बदलने के लिए हमें क्या करना होगा, इसे रोटेट करना होगा। दैट मीन इस केस में अगर इसी वेक्टर को अब हम ऐसे कुछ ऐसे रोटेट कर दे तो डायरेक्शन बदल जाएगा, पर पैरेलली शिफ्ट करने से डायरेक्शन नहीं बदलेगा। दैट मीन एक वेक्टर को अगर पैरेलली शिफ्ट करते हैं तो उसके मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। तो इस केस में जब भी हम एक एरो को पैरेलली शिफ्ट करते हैं तो वो दोनों एरोज, ये दोनों एरोज जो है वो सेम वेक्टर को इंडिकेट करेगा। अगर मान ले ये वेक्टर ए हुआ तो ये भी वेक्टर ए ही होगा। पैरेलली शिफ्ट करने से वेक्टर नहीं बदलता है। वेक्टर को अगर बदलना है तो या तो आप इस एरो का लेंथ को बड़ा कर दे, इसे स्ट्रेच करके बड़ा या छोटा कर दे, या फिर आप इसे ऐसे रोटेट करें, तब जाके ये जो वेक्टर है वो बदलेगा। स्ट्रेच या कंप्रेस करने से, उसे छोटा या बड़ा करने से एरो के लेंथ को, इससे होगा क्या, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। और अगर हम रोटेट करते हैं तो होगा क्या, रोटेट करने से इसका जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। लेकिन पैरेलली शिफ्ट करने से न तो इसका डायरेक्शन चेंज होता है और ना ही इसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है। तो इस तरह से हम इस केस में ये कह सकते हैं कि पैरेलली शिफ्ट करने से हम वेक्टर को चेंज नहीं करते हैं, वेक्टर वही रहता है। अब यहां से आगे बढ़ते हुए हम वेक्टर के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखने वाले हैं, जिसपे कि हम बहुत डिटेल्स में चर्चा तो नहीं करेंगे, लेकिन वेक्टर को जो इस तरह से एरो से हम रिप्रेजेंट करते हैं उसका एक फायदा हम समझ पाएंगे। जैसे कि पिछले केस में हमने देखा था, यहां पर हमने देखा था कि इस ऑब्जेक्ट पे यहां पर 3 फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। एक तो ये, दूसरा वेक्टर ए और तीसरा ये वेक्टर सी। तो अगर इस बॉडी पे अभी 3 फोर्सेस एक्ट होंगे, यहां पर 3 फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं, तो फिर ये बॉडी किस डायरेक्शन में मूव करेगा? ये बॉडी ना तो बी के डायरेक्शन में मूव करेगा, ना ही ए के डायरेक्शन में मूव करेगा, ना ही सी के डायरेक्शन में मूव करेगा, बल्कि बीचों बीच कोई एक डायरेक्शन रहेगा जिसमें ये मूव करेगा। आप प्रैक्टिकली ये करके देख सकते हैं। टेबल में कोई ऑब्जेक्ट रखें और उसे 2 अलग अलग डायरेक्शंस में पुश करें, तो आप देखेंगे ऑब्जेक्ट उन दोनों फोर्सेस का जो डायरेक्शन है उसके बीचों बीच वाला डायरेक्शन में मूव करेगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं, मान ले कि ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, चलिए मान लेते हैं ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट पे जरूर इन तीनों फोर्सेस के कारण एक फोर्स बना होगा जो कि इस ऑब्जेक्ट पे लग रहा होगा, इसीलिए तो ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। कैसे मूव कर रहा है? जैसे मानो इस ऑब्जेक्ट पे सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट कर रहा तो ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा। इसका मतलब ये 3 फोर्सेस मिलके हमें एक फोर्स बना के देगा, जिसे कि रिजल्टेंट फोर्स कहा जाता है। बहुत सारे फोर्सेस एक साथ मिल गए और ये मिलके एक फोर्स बना रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है सारे फोर्सेस का। तो वहां जो रिजल्टेंट फोर्स बनेगा उसका जो डायरेक्शन है उसे हम कैसे पता लगाते हैं? उसका एक बेहतरीन तरीका है कि अगर मान ले 2 फोर्सेस अगर होता, हम अगर 2 फोर्सेस से शुरू करते हैं तो समझना थोड़ा ज्यादा आसान होगा। तो मैं चलिए 2 फोर्सेस से शुरू कर रहा हूं। तो अगर मान ले ये मेरा पहला फोर्स है, एक बॉडी है, पहले तो बॉडी ड्रॉ कर लो। सो ये एक बॉडी है जिसपे कि 2 फोर्सेस एक्ट होंगे। तो सबसे पहला जो फोर्स एक्ट होगा इसमें, वो मान ले इस डायरेक्शन में है, मैं कलर थोड़ा चेंज कर दूं। सो वो मान ले इस डायरेक्शन में है पहला फोर्स। और दूसरा फोर्स इसमें जो एक्ट हो रहा है, वो दूसरा फोर्स, इसके लिए भी थोड़ा अलग कलर मैं चूज करूं, दूसरा फोर्स एक्ट कर रहा इस डायरेक्शन में। अब अगर आपको ये पता लगाना है कि इस पे जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कि ये देखिए ये एरो जो है इस एरो से थोड़ा छोटा है, तो हम समझ सकते हैं कि ये जो फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड इस फोर्स से थोड़ा कम है। अब देखिए आगे,
ये दो फोर्सेस अगर इस बॉडी पे लगेगा तो बॉडी का जो टेंडेंसी होगा, बॉडी ना तो एग्जैक्टली इस डायरेक्शन में मूव करेगा और ना ही एग्जैक्टली इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ये इन दोनों के बीचों बीच एक डायरेक्शन चूज करके मूव करेगा, कुछ ऐसा मूव करेगा ये। दैट मीन इस बॉडी पे जो फोर्स, नेट फोर्स लग रहा इन दोनों के कारण, वो नेट फोर्स का डायरेक्शन कुछ इधर होगा। और नेट फोर्स को हम पता कैसे करते हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। नेट फोर्स को कैसे हम पता करते हैं, आप क्या करें, दो वेक्टर्स यहां पर है, दोनों का मिला जुला इफेक्ट हमें देखना है। तो एक वेक्टर को पहला वेक्टर मान ले, चलिए मैं इसे पहला मान लेता हूं, दूसरे वेक्टर को दूसरा वेक्टर मान ले। अब क्या करें, पहले वेक्टर को जैसा है वैसा ही रहने दे, दूसरे वेक्टर को आप पैरेलली शिफ्ट करें। आप इस तरह से इसे पैरेलली शिफ्ट करें, कुछ ऐसे कि ये पहला वेक्टर का जो हेड है उसमें ये दूसरे वेक्टर का टेल आके जुड़ जाए। तो ये जुड़ गया ऐसे। अब क्या करना है आपको, पहले वेक्टर के टेल से दूसरे वेक्टर के हेड तक आपको आगे बढ़ना है और कुछ ऐसा आपको वेक्टर मिलेगा, कुछ ऐसा, ये होगा रिजल्टेंट वेक्टर। तो अगर ये वेक्टर ए था, देखिए हमने क्या किया था, हमने पैरेलली शिफ्ट किया था इसे, जो कि हम कर सकते हैं क्योंकि पैरेलली शिफ्ट करने से वेक्टर चेंज नहीं होता है। और ये था मान ले वेक्टर बी। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, चलिए उसे नाम दे देते हैं वेक्टर आर, रिजल्टेंट वेक्टर, इन दोनों के कारण बना हुआ वेक्टर। तो रिजल्टेंट आर कुछ ऐसे रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं। तो हम यहां से ये समझ सकते हैं कि एरो जो हम यूज कर रहे हैं इसका कितना बेनिफिट है। इसे यूज करते हुए हम ये पता कर सकते हैं कि बहुत सारे वेक्टर्स अगर किसी जगह पे एक्ट करेगा किसी पॉइंट पे, तो उसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा। यहां से आगे बढ़ते हुए अगर एक बार मैं इसी को सॉल्व कर लेता हूं कि इस केस में रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, तो चलिए देख लेते हैं रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा। इसमें से किसी भी एक को पहला वेक्टर, चलिए मैं इसे पहला मान लेता हूं और इसे दूसरा मान लेता हूं वेक्टर, और इसे तीसरा मान लेता हूं। यहां भी वही करना है हमें, जैसे कि पिछले केस में हमने किया था। हमें क्या करना है, हमें एक वेक्टर को, जो कि पहला वेक्टर हमने माना, आप किसी को भी पहला, किसी को भी दूसरा और किसी को भी तीसरा मान सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। तो उसके हेड के साथ दूसरे वेक्टर का जो टेल है उसे जोड़ दे। तो मैं इसे यहां से पैरेलली शिफ्ट कर रहा हूं, तो मैंने कर लिया ऐसे पैरेलली शिफ्ट। अब क्या करना है, चूंकि तीन वेक्टर्स है यहां पर, इसी प्रोसेस को फिर से आगे रिपीट करना है। अब ये दूसरे वेक्टर का जो हेड है उसके साथ तीसरे वेक्टर का टेल को जोड़ दे। सो ये रहा तीसरा वेक्टर, इसके टेल को आप जोड़ दें उसके हेड के साथ। तो हमने जोड़ दिया कुछ ऐसे। अब जो पहला वेक्टर हमने चूज किया था, जहां से हमने शुरुआत किया था, वहां से आप अंतिम वेक्टर के हेड तक जोड़ दें। तो ये हो गया हमारा रिजल्टेंट वेक्टर इस केस में। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है जब हम वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एरो से। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा।